मधुमक्खी वंश एपिस में 7 जातियां हैं और 44 उपजातियां हैं। और कृषि के महत्व को थोड़ा सा मैं इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देता हुआ चलता हूं। एक 1919 में सीसी घोष जी ने इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान में जो कार्यरत थे, उन्होंने मधुमक्खी की महत्ता के संबंध में सिर्फ एक वाक्य कहा था कि 1 रुपए की शहद देती है जो कि 10 रुपए की कीमत के द्वारा उत्पादन बढ़ा देती है। और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में रिसर्च के थ्रू भी जांचा गया। उन्होंने सबसे पहला परीक्षण सौंफ पर किया था, जिसके फलस्वरूप फूलों में मधुमक्खी द्वारा परागीकरण होने पर उसमें 85% 85% बीज बने। और इसके विपरीत जिन फूलों को मधुमक्खी द्वारा परागित करने से रोका गया था, उनमें मात्र 6.1% बीज ही बने थे। तो आप कृषि में इस जीव की महत्ता को बहुत अच्छे से जान गए होंगे। इसके साथ ही साथ और भी फसलों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने रिसर्च करी, जिसमें बरसिम के बीज पे भी उत्पादन किया देखा गया। उसमें लगभग 112 गुना की बढ़ोतरी हुई और जो बरसिम के भार था उसमें 180 गुना से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। इसी के साथ साथ सरसों के परागीकरण पर भी देखा गया। और एक पूसा में सरसों की वैरायटी है पूसा कल्याणी, जो कि मधुमक्खी के परागीकरण पर ही निर्भर है। ये कुछ ऐसे उल्लेख हैं जिनको हम लोगों ने जाना और समझा, और इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया कि हम एक इसके पालन पर, इसके महत्व पर एक आपके समक्ष वेबिनार आयोजित करें। इसीलिए सब्जेक्ट हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। हम मेरा नाम प्रवीण रघुवंशी है। जैसा कि अभी शुभम जी ने मेरे बारे में जनरल पूरी चीजें तो बता दी। अब इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे हमारे जो बी कीपिंग के टॉपिक पे रहेंगे। हमारा जो बी कीपिंग का टॉपिक रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग रहेगा और सेकंड वाले में रहेगा भैया इसमें हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं या हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं और किस किस चीज़ों में हम पैसा कमा सकते हैं। अब जो इसमें कई बार लोगों को होता है, जो हमारे गांव के रहने वाले, उन्हें तो पता है कि मधुमक्खी क्या होती है, पर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, नए बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है कि मधुमक्खी किस टाइप की होती है। वो किसी भी काटने वाली मक्खी को मधुमक्खी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले एक हॉर्नेट देख रहे हैं, ये भी हॉर्नेट है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे नीचे साइड में आप देख रहे हैं हनी बी लिखा हुआ है, तो ये हनी बी है। बाकी बम्बल बीज और ये हॉर्नेट्स वगैरह की स्पीसीज है, वास्प है। तो ये सभी बीज हनी बी नहीं होती, केवल जो ये नीचे साइड में आपको दिख रही है वो हनी बी है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जैसे ये हाइव, बहुत सारे हाइव भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे हाइव ये भी हम सोच लेते हैं कि ये भी मधुमक्खी के हाइव्स हैं। तो इनको देख के, क्योंकि ये हॉर्नेट्स का है, येलो जैकेट का जो कहते हैं वो है, जिसे हमें लोकल लैंग्वेज में तातिया कहते हैं। अब आते हैं बी कीपिंग पे, बी पे, मधुमक्खी पे। तो मधुमक्खी में जो कॉलोनी होता है, उनका परिवार, एक छत्ते को हम कॉलोनी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी मक्खी आपको दिख रही है, ये वर्कर बीज होती है। वर्कर मतलब श्रमिक, जिसमें इस छत्ते में 80 से 90% तक ये मक्खियां होती है। जो दूसरा है आपको दिख रहा है, ये ड्रोन होता है। ये नर मक्खी होती है जो 5 से 10% छत्ते में होती है। और जो तीसरे नंबर पे आपको सबसे बड़ी बीज दिख रही है, तो ये सबसे बड़ी मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है और छत्ते में केवल एकमात्र होती है। इनके अलावा मधुमक्खी की कोई भी इसमें नहीं पाई जाती। तो मतलब 3 मधुमक्खियां, एक क्वीन, एक ड्रोन और एक वर्कर बीज, ये 3 प्रकार की मधुमक्खियां एक हाइव में पाई जाती है। एक बार नेक्स्ट और कीजिएगा। अब जो कॉलोनी है, मधुमक्खी का जो परिवार है, इसको, क्योंकि कई बार होता है कि पॉपुलेशन, मतलब ज्यादा मक्खी रहेगी तो ज्यादा हनी प्रोडक्शन होगा, मक्खी अगर कम होगी अपने छत्ते में तो हनी कम प्रोडक्शन होगा। तो पॉपुलेशन डिपेंड किस किस चीजों पे करती है। पहला, अगर मधुमक्खी
में जो रानी मक्खी है उसकी लेइंग कैपेसिटी, मतलब क्योंकि रानी मक्खी केवल अंडे देने का काम करती है छत्ते में, तो अगर रानी की अंडे देने की क्षमता अगर कम हो जाए तो उस टाइम मधुमक्खियां कम हो जाती हैं, क्योंकि मक्खियों का जो जीवन है वो तो चलते रहेगा, जिनको मरना है वो मक्खियां मरते रहेगी और अंडे कम प्रोड्यूस होंगे, तो उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जाएगी। दूसरा ये होता है कि स्पेस अवेलेबल, छत्ते में कितना अंडे देने के लिए स्पेस है। मान लो शहद का बहुत ज्यादा सीजन आ गया है, आपने शहद उसमें से निकाला नहीं तो बीज ने पूरा शहद भरा हुआ है, तो उनको अंडे देने के लिए जगह नहीं बचती, तो वो क्या करती है, एक बॉक्स से दो बॉक्स कर लेती है, वो स्वार्म कर लेती है एक बॉक्स से। अब जो रानी मक्खी होती है, वर्कर मक्खी एक क्वीन सेल बना देगी और उसमें रानी मक्खी एग देके फिर एक और दो क्वीन हो जाएगी एक बॉक्स में, फिर आधी मक्खी एक क्वीन के साथ उड़ के बाहर दूसरे बॉक्स के लिए या दूसरी कहीं बाहर जगह में चले जाएगी, तो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और एक बॉक्स से भले दो बॉक्स हो गए पर दोनों बॉक्स वीक रहेंगे। और थर्ड होता है डिपेंडिंग ऑन फूड सप्लाई, मतलब खाने के लिए मधुमक्खियों के लिए क्या क्या है, तो उस पे अगर अच्छा फूल अवेलेबल है तो अच्छे से मक्खियां बढ़ेगी, और फूल नहीं है तो नेक्टर नहीं आएगा, जिसके कारण मक्खियां उसमें थोड़ी सी कम होते जाएगी। अब बात करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस का कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जिसमें चार स्टेज हो, पहला एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा एडल्ट। किसी भी इंसेक्ट में अगर चारों स्टेज हैं तो वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे जो क्वीन दिख रही है उसमें लेइंग एग कर रही है, एग ले कर रही है। फिर वर्कर जो एग से हैच हुआ है लार्वा, उसको फीड करा रहे हैं। फिर वो फीड करने के बाद फीड हो के वो लार्वा बड़ा हो गया है, फिर उसको लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए कैपिंग कर रहा है वर्कर। कैप करने के बाद फिर वो लार्वा प्यूपल कंडीशन में आ गया और प्यूपा से वो फिर से एडल्ट बन के बाहर निकल गया। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहे हैं एग दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये 1 से 3 दिन के एग हैं, और बाजू में जो लार्वा दिख रहे हैं ये थोड़े बड़े बड़े लार्वा हैं। नेक्स्ट। अब जो हनी बी का डेवलपमेंट है, जो मैंने क्योंकि बताया आपको, एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। जैसे क्वीन का जो एग होता है ये हैच होता है 3 दिन में, मतलब अंडे से लार्वा जो निकलता है 3 दिन के लगभग निकलता है। फिर लार्वा जो होता है, मतलब अच्छा जो पूर्ण लार्वा की स्टेज होती है 5 दिन से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक लार्वा की स्टेज रहती है। उसके बाद लार्वा को कैप कर देती है वर्कर बीज, क्वीन के लार्वा को, फिर 7 से 8 दिन के बीच में उसे कैप कर देंगे और वो प्यूपल कंडीशन में पूरा 8वें दिन पे हो जाएगा। 8वें दिन के बाद एडल्ट जो इमर्ज होगा उसमें एडल्ट बन जाएगा और वो सेल को तोड़ के बाहर निकलेगा, तो 16 दिन में क्वीन का लार्वा एडल्ट बन के सेल को तोड़ के बाहर निकलेगा और अप्रोक्स 23rd डे के आसपास वो फर्टिलिटी के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब ये क्रॉस हो सकता है उसके बाद। वैसे ही वर्कर का है 3 दिन में लार्वा हैच होगा, उसके बाद 6 से 9 दिन में लार्वल कंडीशन रहेगी, फिर 9वें दिन कैपिंग होगी, उसको लार्वा का जो सेल है वो पे कैप होगा। 12 दिन में प्यूपा की स्टेज रहेगी और उसके बाद 21 दिन पे ये सेल तोड़ के बाहर निकलेगा एडल्ट बन के। और क्योंकि वर्कर है ये एग देते नहीं है, इनका काम पूरा। हाँ, तो ड्रोन में जो लार्वा होता है 6 से 10 दिन के कंडीशन पे रहता है, 10वें दिन उसे कैप कर देता है, सेम ये क्वीन और वर्कर के जैसे में ही है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। तो 14 दिन पे प्यूपा कंप्लीट हो जाता है और प्यूपा के बाद में 24 डेज पे ये एडल्ट बन के सेल तोड़ के बाहर आ जाता है और 38 डे पे ये क्रॉस करने के लिए रानी को तैयार हो जाता है, मतलब पूरा फर्टिलिटी इसकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैप्ड लार्वा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आपको पूरा कैप कैप दिख रहा है और दूसरे साइड में आपको जो लार्वा दिख रहा है ये खुले हुए सेल दिख रहा है। तो कैप और ब्रूड भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओपन ब्रूड। ये यहाँ पे जो बीच में एक सिंगल मक्खी है वहाँ पे ओपन लार्वा दिख रहा है और इधर जहाँ पे पूरा पैक है वो पूरा पैक्ड लार्वा है, बाकी इस साइड में आपको बीज दिख रहे हैं। नेक्स्ट। अब जो रानी मक्खी होती है यहाँ पे फोटोज में आप देख रहे हैं,
जो रानी मक्खी होती है थोड़ी सी बाकी मक्खियों से बड़ी होती है, टॉर्पेडो साइज की रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि रानी मक्खी थोड़ी बड़ी होती है और ये टॉर्पेडो साइज की होती है। इसका जो रोल होता है एग देना है। रानी मक्खी का काम, मेन काम होता है एग देना, और दूसरा होता है जो अपना पूरा परिवार है उसको फेरोमोन रिलीज करके उसको कंट्रोल करके रखना। फेरोमोन मतलब रानी की एक प्रकार की गंध होती है जो रानी रिलीज करती है, जिससे उनके पूरे वर्कर ड्रोन्स इनको, उनकी कॉलोनी को कंट्रोल करती है। टेस्टिंग होता है रानी का, वो अदर उसकी सिस्टर्स को मारने के लिए यूज करती है। वो मारती इसीलिए है कि अगर एक कॉलोनी में 2 रानी या 3 रानी बन जाएगी तो वो कॉलोनी डिवाइड हो जाएगी 3, तो उसकी क्या है जो पूरी कॉलोनी अलग अलग भाग में बट जाएगी। इसीलिए वो रानियों को मार देती है कि भाई मेरे अलावा कोई और इन पे रूल, इन पे आदेश ना कर पाए, इनको कंट्रोल ना कर पाए। उसके बाद जो क्वीन है इसकी जो एज होती है 2 से 5 साल, लगभग 5 साल होती है। वैसे हम 2 साल तक एक क्वीन को रखते हैं बॉक्स में, उसके बाद हम रिप्लेस कर देते हैं क्वीन को। अब ये जो पर डे एग देने की कैपेसिटी है रानी की, अगर अच्छा फ्लोरा है, अच्छा नेक्टर आ रहा है, तो वो 1500 प्लस एग पर डे दे सकती है एक रानी। अब कभी कभी क्या होता है वर्कर भी रानी को रिप्लेस कर देते हैं, तो उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे पहले तो जो रानी होती है इसकी एग लेइंग कैपेसिटी कम हो जाए, या ये रानी अनफर्टाइल एग देने लग जाए, या फिर इसका फेरोमोन कम हो जाए, तो रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड में सबसे पहले वाली पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें वर्कर क्वीन सेल बना रही है। उसके बाद उसके अंदर रानी एग दे देती है, और ये जो ऊपर आपको हाइव दिख रहा है जिसमें ढेर सारे अपने एग टाइप के दिख रहे हैं, लंबे लंबे आपको उभार दिख रहे होंगे बहुत सारे सेकंड वाली पिक्चर में, तो ये क्वीन सेल है। और थर्ड वाले में हमारे जो फ्रेम्स होते हैं बी कीपिंग हाइव में, तो उसमें जो सेल्स बनते हैं इस टाइप के, थर्ड वाले में जो दिख रहा है वहाँ पे नीचे साइड में ऐसे बनते हैं। तो ऐसे सेल में जाके जो क्वीन बेबीज है वो एक एग दे देती है, और उसके बाद वर्कर्स क्या करते हैं, रॉयल जेली खिलाते हैं उस एग को। तो रॉयल जेली खिलाने के कारण वो जो क्वीन थी वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ज़्यादा बड़ी होने के बाद वो अपने जो स्टेज मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले एग के बाद फिर ये लार्वा आ गया, फिर ये प्यूपा आ गया, और फिर ये क्वीन जो नई इमर्ज होके निकली है। नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्वीन देख रहे हैं, अंडे देते हुए क्वीन को, इस टाइप से क्वीन अंडे देती है। नेक्स्ट। अब ड्रोन के बारे में है, ड्रोन क्या करता है क्या नहीं है। तो ड्रोन सबसे पहले तो जो ड्रोन का काम होता है केवल क्वीन को क्रॉस करने का होता है। ये जो अनफर्टाइल एग से, जो अनफर्टाइल एग से पैदा होता है, उसके बाद इसका जो, ये किसी भी प्रकार का हाइव में काम नहीं करता, ना ही ये फूड स्टोर करता है, ना किसी प्रकार की हेल्प करता है। इसे इसलिए निखट्टू भी कहा जाता है। ये केवल शहद खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। अब जो ड्रोन होता है इसको जो वर्कर बीज होती है वही इसका लालन पालन करती है। ड्रोन के जैसे एग है, एग को खिलाएगी, शहद खिलाएगी, उसके बाद उनको फीड करने के बाद उसको बड़ा होने के बाद उसका देख रेख करने का काम पूरा वर्कर भी करती है। ये होता है मेट होने के बाद मर जाता है तुरंत, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है क्वीन में अटक जाता है। उसके बाद वो, क्योंकि उसकी पाचन ग्रंथि उसे जुड़ा रहता है तो वो निकल जाती है पूरी, इसलिए वो मर जाता है। 10 से 20 ड्रोन एक क्वीन को क्रॉस करते हैं और ये सभी मर जाते हैं क्रॉस होने के बाद। और कभी कभी जब फूड अवेलेबल ना हो कॉलोनी में, मतलब ऐसा मौसम आ जाए जब नेक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वर्कर्स क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत खाना खाते रहता है, तो वर्कर्स इसको अपने छत्ते से बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं। नेक्स्ट। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रोन ब्रूड, आपको न बैक कीजिए।
हाँ, इसमें आपको ड्रोन रूट दिख रहा है जो ऊपर उठा हुआ है, और जो एकदम प्लेन है ये वर्कर रूट है, और आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको हनी भी यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब वर्कर बी के बारे में बता देते हैं। ये फीमेल ही होती है, पर ये एग नहीं दे सकती। एक हाइव में 20,000 से 60,000 तक वर्कर बीज हो सकती है। ये 4 से 6 सप्ताह तक जी पे हम लोग थे फीमेल पे। तो फीमेल वर्कर जो बीज होती है ये 20,000 से 60,000 तक एक छत्ते में हो सकती है। इनकी जिंदगी होती है लगभग 4 से 6 सप्ताह। कुछ कंडीशन में ये अंडे दे सकती है। वो क्या होता है, जब रानी मर जाए या रानी हाइव में नहीं बन पाए, तो उस टाइम में वर्कर एक एग लेइंग करने रहती है, पर इसको पता नहीं रहता किस टाइप से एग देना है। तो वो क्या हाइव में 2 से 3 4 5 ऐसे एक सेल के अंदर 3 4 ऐसे एग देने लग जाती है, और ये फर्टिलाइज एग देती है, जिस कारण उससे केवल ड्रोन निकलता है। नेक्स्ट। जो वर्कर बीज होती है ये पूरी फर्टिलाइज एग से निकलती है। अब इनका जो क्या होता है, कलेक्ट करती है ये फूड और वाटर अपनी कॉलोनी के लिए। बैग्स बनाने का काम भी इनका ही होता है। जो हाउस में क्लीनिंग वगैरह का वर्क होता है यही करती है। जो नए बच्चे रहते हैं, ओल्ड लार्वी रहते हैं, यंगर लार्वी रहते हैं, उनको फीड करने का भी काम यही करती है। टेम्परेचर मेंटेन करती है अपने हाइव का, और दुश्मनों से छत्ते की रक्षा करना, ये सारे काम एक वर्कर बीज करती है। नेक्स्ट। अब जो एक वर्कर बी होती है, इसकी जो जैसे जैसे इसके दिन बढ़ते हैं, मतलब इनकी लाइफ बढ़ती है, तो इनके काम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 1 से 2 दिन का जो वर्कर एडल्ट निकलता है, तो वो क्या करता है, क्लीनिंग करता है। पहले अपने सेल को क्लीनिंग करता है, और अपने जो ब्रूड है वहां पे उसको वार्मिंग करता है। इसके बाद 3 से 5 दिन का जो एडल्ट होता है वर्कर, वो फीड ओल्डर लार्वी और क्वीन को अटेंड करता है। मतलब क्वीन जो रहती है, तो उसको भी रॉयल जेली वगैरह खिलाना रहता है, तो क्वीन के। उसके बाद जो 6 से 11 दिन का रहता है, ये फीड करता है यंगर लार्वीज को, और जो कैपिंग करते हैं, सेल को कैप करने का काम भी यही करता है। 12 से 17 दिन का जो जो एडल्ट होता है वर्कर का, तो ये करता है ब्यूल्ड काम का छत्ता बनाने का काम करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके बाद रेगुलेट हाई टेम्परेचर इसका मेंटेन करता है, और एयर वगैरह जो होती है कॉलोनी में देने के लिए वो काम करता है। तो ये सारे काम 12 से 17 दिन के तक करते हैं। इसके बाद 18 से 21 दिन ये करता है, केवल छत्ते की रक्षा करता है। ये छत्ते से बाहर कहीं नहीं जाता है, बस छत्ते के गेट के पास में बैठ जाता है और अपने हाइव को देखते रहता है और उनको गार्ड करता है। इसके बाद जो 22 से 45 दिन तक ये फूड लाने के लिए, ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहता है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अब जो यंग वर्कर होता है, जो 5 से 15 दिन का रहता है, इसके बाद तो ये क्या करता है, ट्रांसफर नेक्टर, जो नेक्टर फूल से लेके आए हैं, तो वो फील्ड बीज से कॉम में डालने का काम करता है। मतलब फील्ड में जो काम करने गई थी वर्कर भी, उसने लेके आया नेक्टर और इसको दिया 5 से 15 दिन वाले वर्कर को। इसने अपने मुंह में लेने के बाद इसने ट्रांसफर किया दूसरी वर्कर को, फिर तीसरे वर्कर को, चौथे वर्कर को। इस टाइप एंजाइम उसमें मिलाए गए उनके स्टमक में, और उसके बाद फिर जो इसमें ग्लूकोज था उसको इसमें जो सुक्रोज था उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करके फिर अपने हाइव में डाल देते हैं, और हाइव में डालने के बाद इसको पूरा सील कर देते हैं। सील करने के पहले इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है, पानी की जो मात्रा होती है, इसको कम करा जाता है 18% के लगभग। पानी होने के बाद, कम होने के बाद फिर उसको पैक कर देते हैं।
अब वर्कर बीज जो होती है, इनका जो सुरक्षा करने का जो बिहेवियर होता है 18 दिन के लगभग होता है, या ये पूरे अपने जो हाइव के एंट्रेंस पे, जैसे यहाँ पे दिख रही है बीज, वैसे जाके बैठ जाती हैं और जितनी भी बीज बाहर से आती है उनको स्मेल करती है कि हाँ ये हमारी बीज की, हमारे यहाँ की है या बाहर की है। इसके अलावा इनका काम रहता है कि जो अदर कोई अगर दूसरे हाइव से बीज आ गई है तो उसको मार के भगा दे। कुछ कुछ टाइम ये वेलकम भी करती है, कुछ कुछ टाइम अदर बीज को वेलकम भी करती है। जब बहुत सारा फूड अवेलेबल होता है, नेक्टर बहुत सारा होता है, तब ये उतना ज़्यादा गार्ड नहीं करती क्योंकि खाना इनके पास भरपूर रहता है। और अगर नहीं तो अगर सब चीज़ की कमी है तो ये उस पर अटैक करके उसे किल कर देते स्ट्रेंजर्स को, चाहे वो अदर कॉलोनी की बी हो या किसी प्रकार का येलो जैकेट हो या अंट चीटी वगैरह हो, इन सभी को। नेक्स्ट कीजिएगा। ये मैंने आपको नेक्टर का बता दिया है कि भैया ये नेक्टर को कैसे भरती है। नेक्स्ट कीजिएगा क्वेश्चन। अब ये सबसे मेन चीज है क्योंकि हमें जब बीज के साथ काम करना है तो उसकी हमें बायोलॉजी समझना ज़रूरी है। तो ये क्या होती, बहुत समझदार प्राणी है। ये सूर्य की दिशा और अपने हाइव की दिशा को देख के अपना जो नेक्टर कहाँ पे है वो अपने हाइव में आके बता देती है कि भैया कहाँ पे खाना बहुत सारा अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर राउंड डांस दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको सर्कल एक गोल बना हुआ है, तो उस टाइप का वो डांस करती है जब खाना शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, मतलब पास में हो। पर अगर खाना बहुत ज़्यादा दूर है तो ये करती है विगल डांस, इसमें जो दिया हुआ है विगल डांस, इस टाइप का वो डांस करती है। नेक्स्ट। ये आप फ्रेम देख रहे हो, इसमें ब्रूड फ्रेम है ये। इसमें ऊपर साइड में हनी है, बीच में पूरा ओपन ब्रूड भी है और सील्ड ब्रूड भी है। सील ब्रूड मतलब इसमें से अंडे होने के बाद इसमें से बच्चे मक्खियां बाहर निकलने वाली हैं। तो ऊपर साइड में हनी है, बीच में पूरा सील ब्रूड है। नेक्स्ट। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं भी एक हाइव में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आपको हनी दिख रहा है जिसको पूरा मक्खियों ने सील कर दिया है। उसके बाद येलो येलो जो दिख रहा है वो पॉलन होता है, पराग कण, जो फूलों से लेके आती है बीज अपने पैरों में, पिछली पैरों में जो इनके बास्केट होते हैं उसमें लेके आती है। इसके बाद ओपन ब्रूड दिख रहा है, मतलब छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं ओपन वाले वो दिख रहे हैं। इसके बाद सील्ड ब्रूड दिख रहा है, मतलब जिसको बीज ने सील्ड कर दिया है, जो प्यूपा स्टेज में आ गया है, वो सील्ड ब्रूड भी दिख रहा है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये चीज हमें बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि जो नए बी कीपर होते हैं उनके साथ ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। क्या होता है स्वामिंग। पहले हम स्वामिंग क्या आती है समझ लेते हैं। स्वामिंग मतलब एक जो छत्ता था उससे दो छत्ते बनना, मतलब एक हमारे मधुमक्खी का जो छत्ता था उससे दो मधुमक्खी के छत्ते बनना ही स्वामिंग है। मतलब आपकी एक पेटी रखी हुई है, जब इसमें मधुमक्खियां बहुत घनी हो जाएगी या खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उस टाइम उसके पॉलन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो एक बॉक्स से दो बॉक्स बनते हैं। तो क्या होगा, अब क्या वर्कर पूरे क्वीन अंडे, फूड अच्छा मिलेगा तो अंडे ज़्यादा देगी, और अंडे ज़्यादा देगी तो उसके फ्रेम पूरा भर जाएगा अंडों से। जब अंडे से फ्रेम भर जाएगा तो उसके पास अंडे देने के लिए जगह नहीं होगी। तो जो वर्कर फिर क्वीन सेल बना के रखती है तो मजबूरन रानी उसमें अंडे दे देती है। अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण वो जो नया क्वीन थी उसमें कंप्लीट होके वो क्वीन निकल जाती है। अब दो क्वीन हो जाती है एक हाइव में, तो दोनों लड़ाई करती है। उसके बाद जो नई क्वीन के सपोर्टर्स होते हैं वो सब मिलके ओल्ड क्वीन को छत्ते से बाहर निकाल देते हैं। अब जब ओल्ड क्वीन को छत्ते से बाहर निकाल दे तो उसके भी कुछ सपोर्टर्स होंगे, तो वो उस ओल्ड क्वीन के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इससे एक बॉक्स से, मतलब एक हाइव से दो हाइव बन जाता है। तो ये एक नेचुरल मेथड होती है रिप्रोडक्शन की, मतलब एक बॉक्स से दो बॉक्स होने की। जब स्ट्रॉन्ग नेक्टर फ्लो होता है, जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा फूड आ रहा है, तब
कॉलोनी गेट क्राउडेड मतलब ज्यादा घनी कॉलोनी हो गई तब, या फिर जो क्वीन है उसका जो फेरामोन होता है वो फेरामोन कम आने लग जाए, एकदम बहुत कम हो जाए, या क्वीन बहुत पुरानी हो जाए तब, या वर्कर स्टार्ट कर दे क्वीन सेल बनाना। तो इसमें समस्या ये आती है कि हमारे जो नए बी कीपर है वो अपनी जो बॉक्स है उसको ओपन करके ज़्यादा देखते नहीं। तो सबसे पहला हमें काम ये करना चाहिए कि हमारी जो फ्रेम हम चेक कर रहे हैं तो उसमें अगर क्वीन सेल आपको दिख रहे हैं तो क्वीन सेल आपके पास रानी है तो क्वीन सेल को आप तोड़ दें। आपको ये हर 10 से 15 दिन में एक बार करना है। उसमें अगर क्वीन सेल बना है तो उसे तोड़ दें, तो आपके एक बॉक्स से 2 बॉक्स में मतलब आपकी कॉलोनी वीक नहीं होगी। और अगर आपको कॉलोनी नई बनाना है उससे कि भैया बहुत सारी एकदम बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भर गई है हमारे बॉक्स में, तो हम क्या करते हैं, इसमें से पैरेलल कोई भी 4 फ्रेम हम एक तरफ से जिसमें क्वीन सेल भी हो उसको उठा के हम एक दूसरे बॉक्स में रख देते हैं शाम के टाइम जब मक्खियाँ पूरी बॉक्स में आ जाए, और दूसरे बॉक्स में रख के उसको पैक कर दिया हमने उसके सामने का गेट, और उसको हम 2.5 किलोमीटर दूर ले जाके बॉक्स को रख देते हैं 7 से 8 दिन के लिए। 7 से 8 दिन में क्या होता है वो जो बॉक्स हो जाता है वो सेट हो जाता है, क्वीन उसमें जो 10-15 दिन की होंगी तो 16वें दिन वो निकल जाएगी, तो वो एक अलग बॉक्स हो जाएगा, और वो निकलने के बाद वो होने के बाद वापस हमारी कॉलोनी में ला के रख दें। तो पहले तो हमारी डेंसिटी सही रख सकते हैं हम हाइव की, या फिर हम एक से बॉक्स से 2 बॉक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये बॉक्स का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया गया है कि कौन सा बॉक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटर कवर दिख रहा है आपको, एनिमेटेड जो बॉक्स है उसमें ये सबसे ऊपर का रहता है जिससे पानी वानी बॉक्स के अंदर ना जाए। बीच में होता है इनर कवर। इनर कवर का रोल ये होता है कि अगर हमको फीडिंग देना है तो उसमें बीच से छेद रहता है, उसमें हम फीडर लगा के दे सकते हैं, या फिर इसमें क्या होता है आउटर कवर और बॉक्स के बीच में एक गैप हो जाता है तो उसको फिल करने का काम भी इनर कवर करता है, जिससे किसी प्रकार के बाहर के इंसेक्ट ऊपर से डायरेक्टली बॉक्स के अंदर ना आ सके। उसके बाद आपको जो 2 बॉक्स दिख रहा है ये हनी सुपर है, मतलब इसमें हम हनी हार्वेस्ट करते हैं अगर हम साइंटिफिक वे से बी कीपिंग करते हो तो। इसके बाद बीच में हमें क्वीन एक्सक्लूडर जाली दिखती है। तो क्वीन एक्सक्लूडर का रोल ये होता है कि जो रानी मक्खी है, क्योंकि छत्ते में अंडे देने का काम केवल रानी मक्खी का होता है, और अगर क्वीन एक्सक्लूडर हमने बीच में लगा दिया तो रानी मक्खी उस क्वीन एक्सक्लूडर से ऊपर नहीं जा पाएगी और वर्कर मक्खियाँ पूरी ऊपर जा पाएगी। तो वर्कर उसमें हनी स्टोर करेगी पर रानी ऊपर नहीं जा पाएगी, तो रानी ऊपर वाले बॉक्स में एग नहीं दे पाएगी, तो ऊपर वाले बुक से प्योर हमें हनी मिलेगा, हनी कॉम मिलेगा। और उसके बाद क्वीन एक्सक्लूडर के बाद नीचे डीप सुपर दिख रहा है जिसमें हम ब्रूड चैम्बर भी कहते हैं, इसमें ब्रूड, एग, लार्वा, पॉलन सब चीजों का। नीचे बॉटम बोर्ड और उसके बाद नीचे स्टैंड आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है एक बॉक्स, इसमें 2 डीप सुपर लगे हुए, मतलब 2 ब्रूड चैम्बर लगे हुए, और एक ऊपर मीडियम सुपर लगा हुआ है हनी के लिए, और बीच में क्वीन एक्सक्लूडर लगा है। नेक्स्ट, ये फ्रेम होती है, तो ये फ्रेम को हम फाउंडेशन सीट पहले तो फ्रेम में लगाते हैं, प्लेन सीट आती है फाउंडेशन मार्केट से आप ले सकते हैं। ये लगाने के बाद फिर हम इसको हाइव में डालते हैं तो बीज उसको पूरा बना के फिर जैसे सेकंड इमेज दिख रही है वैसे बना लेती है। नेक्स्ट, ये स्मोकर है। स्मोकर, इसमें क्या होता है हम ऑर्गेनिक किसी प्रकार का वेस्ट इसमें डाल देते हैं, कचरा हो गया, लकड़ी हो गई या भूसा वगैरह हो गया, और उसको जला देते हैं। और जब हम हाइव के पास आते हैं तो हल्का सा स्मोक करने के बाद हम हाइव को यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्मोक से उनका फेरामोन जो होता है क्वीन का, उनके फेरामोन का जो क्वीन का जो ऑर्डर होता है वो रानियां सॉरी वर्कर नहीं मान पाती, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि भैया फेरामोन भी यहाँ से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये धुएं का मेन ये रोल होता है, तो वर्कर समझ नहीं पाते कि हमें अभी क्या करना है। नेक्स्ट, ये इसके टूल्स है, हाइव टूल्स, जिससे अपन फ्रेम्स को अच्छे से निकाल सकते हैं और बॉक्स को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू कॉलोनी सेट करने का एक ये दूसरा तरीका भी है। क्या करते हैं हम एक बॉक्स में, बैक कीजिए,
हाँ, एक बॉक्स में हमने जो था उसी के जस्ट पास में दूसरा बॉक्स रख दिया, और जो बॉक्स का गेट था वो सेंटर में कर दिया। मतलब जो पहला वाला बॉक्स था उसको थोड़ा सा इधर सरका दिया और दूसरा बॉक्स उसके बाजू में रख दिया, और पैरेलल 4 फ्रेम हम दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं। अब इनका जो डिस्टेंस है, धीरे धीरे मक्खी आएगी बाहर से तो गैस में जाएगी, उसके बाद फिर दोनों बॉक्स में जाते जाएगी, और धीरे धीरे इनका डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो एक हर्ब से 2 बॉक्स हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट। ये न्यूक्लियस होता है। जैसे मैंने आपको पहले जो बताया था, हम जो 4 फ्रेम रहते हैं इसमें ले आके बीच में सेंटर में डाल देते हैं। आजू बाजू जो दो फ्रेम आपको दिख रही है, ये 2 फ्रेम आपके इसमें हनी के लिए रहती है। वर्कर बीज या जो क्वीन है इसमें एग देने लग जाए, और इसको 2.5 किलोमीटर दूर रखने के बाद वहां से जब वो सेट हो जाए बॉक्स, तो फिर हम उसको वापस लाके हमारे अबारी में रख सकते हैं। नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस में इस टाइप की फ्रेम लगाई जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस में हमें क्या होता है, रानी नहीं रहती है, तो हम उसमें नया लार्वा वाला, जिसमें ओल्ड लार्वा हो, नया लार्वा हो, 1 से 3 दिन का एग हो, हनी हो, पॉलन भी भरपूर हो, सील्ड ब्रूड हो, इस पूरे प्रकार के ऐसे फ्रेम होना चाहिए जिसको हम न्यूक्लियस में लगाएंगे, तभी हमारी नई कॉलोनी बनेगी, नया पर बॉक्स बनेगा। नहीं तो अगर हमारे पास मान लो पॉलन नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, रानी अच्छे से एग नहीं देगी, या नेक्टर नहीं है, खाने के लिए चीजें नहीं है उनकी, तो नया बॉक्स बनने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये तो बता दिया था मैंने पहले ही। अब ये जो हनी फ्रेम है, तो हनी फ्रेम है, ये हनी फ्रेम का आस पास में रहते हैं, या फिर अगर हम क्वीन एक्सक्लूडर लगा के एक हनी एक और डीप सुपर ऊपर लगा दें, उन दोनों के बीच में क्वीन एक्सक्लूडर लगा दें, तो इस टाइप का पूरा सील्ड हनी हमको मिलता है। इसको अनकैपिंग करके चाकू से ऊपर से इनके जो सील्ड कर दिया है, तो उसको अनकैपिंग करने के बाद हम हनी एक्सक्लूडर में डाल के हनी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट। ये यहाँ पे दिखा रहे हैं किस टाइप से हनी उसमें से निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहले अनसील्ड कर रहे हैं, अनसील्ड करने के बाद यहाँ पे हनी का जो मशीन है उसमें लगाया है इनको सुपर को, और उसको घुमाते हैं तो नेक्स्ट कीजिए, हनी निकलने लग जाता है। हाँ, ये जिससे हनी निकल रहा है हमारे जो हनी एक्सक्लूडर से, उसके बाद हम इसे छान के बॉटलिंग करके फिर हम मार्केट में हमारे ब्रांड से अगर हम चाहे तो अवेलेबल मार्केट में कर सकते हैं, या फिर हम किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहे उसको बेच सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये यहाँ तक था कि भैया बी कीपिंग क्या है, कैसे इसमें पूरी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट आ गया कि हम बी कीपिंग से कैसे पैसे किस किस चीज़ से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी कीपिंग में, आपको सभी को पता है कि हनी, शहद से पैसा कमा सकते हैं, पर ज़्यादातर हमारे देश के लोगों को केवल हनी पे ही कंसंट्रेशन रहता है लोगों का। जैसा कि शुभम जी ने शायद शुभम जी ने बताया था कि हनी तो छोटी सी चीज़ है, इसके अलावा पॉलिनेशन से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसकी ओर भी ध्यान देते हैं हम। या पॉलेंस का जो पॉलिनेशन के बाद पॉलन इकट्ठा करती बीज, तो उसका हम सेल करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हनी तो है ही है, सेकंड पॉलन है, बी पर पॉलिस है, रॉयल जेली है, बी वैक्स है, क्वीन बीज को हम पाल के बेच सकते हैं, कॉलोनी बना के बेच सकते हैं, और बी वैनम पे भी हम काम कर सकते हैं। तो हम 8 प्रोडक्ट एक डब्बे से ले सकते हैं, एक छत्ते से 8 प्रकार की चीज का प्रोडक्शन ले सकते हैं, तभी हम एक सक्सेसफुल बी कीपर कहलाएंगे और हमारे को जो इनकम मिलना चाहिए वो मिलेगी। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के आपको हनी दिख रहे हैं, इसमें से 1-2 हनी तो आपके देखे हुए ही हैं ब्रांड के। तो सबसे पहले ऊपर मैं जो बता रहा हूँ आपको, कॉम हनी लिखा हुआ है। ये कॉम हनी आज के टाइम में सबसे महंगा शहद कॉम हनी है।
ये 2000 से 7000 8000 रुपए किलो तक बिकता है। आप इंडिया में बेचोगे 2000 3000 रुपए किलो। अगर इसी को आप एक्सपोर्ट पे काम करते हो तो आपको यही 8000 9000 रुपए किलो तक आप सेल कर सकते हो। कॉम हनी की भी कुछ अलग वो रहती है, स्पेसिफिकेशन रहती है कि कौन सा कॉम हनी बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। उसके बाद सेकंड है, ये अपने भारत में केवल मैं करता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं करता है कॉम हनी प्रोडक्शन के काम। सेकंड है जार कॉम हनी। जार कॉम हनी पे भी भारत में कोई भी काम नहीं करता है, केवल मैं ही करता हूँ जार कॉम हनी पे काम। इसके बाद होता है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी। तो सबसे पहले मैंने जार को सॉरी कॉम हनी का प्राइस आपको बता दिए, भारत में 2000 से 3000 रुपए। जार कॉम हनी का 3000 से 5000 रुपए। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी जो होता है इसका 1000 से 1500 रुपए। रॉ हनी जो दिख रहा है, रॉ हनी मतलब जिसको केवल हमने पतले कपड़े से छान के भर दिया और कुछ नहीं करा है, तो रॉ हनी का प्राइस होता है 800 से 1500 रुपए। और जो आप सभी खाते हैं सबसे सस्ता किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी को नहीं बताता हूँ, जो प्रोसेस्ड हनी होता है, मतलब इसे गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इसमें जो वो होता है इसको हाई प्रेशर से छाना जाता है, जिस कारण इसको पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर ये पैक करते हैं। तो इसका जो प्राइस है लगभग 300 से 400 रुपए केजी, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से रहता है। तो अगर आप आपका खुद काम करके स्टार्टअप करना चाहते हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इनमें किसी भी प्रकार के हनी पे जा सकते हैं और बहुत अच्छे से काम आप आपके ब्रांड पे, या आप खुद ब्रांड ना बनाएं, खुद अपनी बोतल एक नॉर्मल बोतल बुलवा ले, उसमें भर के आप लोगों को बेचें। तो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे पास अगर मैं 10 बॉक्स से हम वो कर रहे हैं कि 10 बॉक्स से हम कितना इनकम ले सकते हैं, उसको भी हम बताते हैं। तो यूरोपियन बीज जो होती है, जिसे इटालियन बी भी कहा जाता है या एपिस मैलिफेरा कहा जाता है, इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 25 किलो से 40 किलो तक पर कॉलोनी पर ईयर है। और रॉ हनी का प्राइस 500 से 2000 है। तो हम केवल 25 किलो साल भर का मानते कि हमारे बीज ने साल भर में 25 किलो प्रोडक्शन किया और ये केवल 500 रुपए किलो के हिसाब से बिका। तो 500 रुपए किलो के हिसाब से अगर 25 किलो आपका एक डब्बे का शहद बिका साल भर में, तो 12,500 रुपए का ये होता है। टोटल 10 कॉलोनी की जो इनकम है, गुणित इसमें कर दो तो कितना हो गया ये, नहीं 10 कॉलोनी की जो यहाँ पे इनकम आएगी, तो ये टोटल 12,500 है। नेक्स्ट कीजिएगा। बैक, एक बार बैक कीजिएगा। शुभम जी बैक कीजिएगा एक बार। अब कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बार और। नेक्स्ट कीजिएगा। बस चलो ठीक है। अब बात करते हैं पॉलन की। तो एक बॉक्स से हम 5 किलो से 15 किलो तक पॉलन साल भर में हम ले सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सीजन के टाइम पे होता है, हमेशा नहीं होता है ये पॉलन का प्रोडक्शन। जैसे मेज का सीजन हो गया या सरसों का सीजन हो गया, उस टाइम हम पॉलन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 15 किलो तक का प्रोडक्शन हम एक बॉक्स से लेते हैं, तो उसका जो प्राइस है आज के टाइम में मार्केट में 15 से 2000 रुपए तक केजी प्राइस है। हमने माना कि 5 किलो हमारा केवल शहद प्रोडक्शन हुआ, सॉरी पॉलन प्रोडक्शन हुआ एक बॉक्स से, तो हमारा गुणित 1500 ये हो गया 7500 का एक बॉक्स से। अब गुणित 10 बॉक्स से करना है तो हमारा हो गया 75,000 रुपए का ये 10 बॉक्स से पॉलन कलेक्शन करके हमने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने अमेजोन का एक फोटो लगाया है जहाँ पे पॉलन को पैक करके कुछ कंपनी बेच रही है, तो ये 1960 रुपए केजी बेच रही है पैक करके। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है
जो अलग अलग प्राइस पे बेचती है पॉलन को। ये तो एकदम कम वाला है, इससे भी ज़्यादा बेचती है। अब ये आता है बी पर पॉलिश की बात। तो 200 से 300 ग्राम पर पॉलिश प्रोडक्शन होता है एक बॉक्स से साल भर में। इसका जो प्राइस है 14,000 रुपये केजी है पर पॉलिश का। अब अगर मानते हैं हम कि 10 बॉक्स से, एक बॉक्स से 200 ग्राम ही प्रोडक्शन हुआ साल भर में, तो 10 बॉक्स से 2000 ग्राम मतलब 2 केजी हो गया। 2 केजी का प्राइस हमने गुना कर दिया तो यहाँ पे 28,000 रुपये हमको पॉलन से प्रोडक्शन मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ग्राम का पैक यहाँ पे पर पॉलिश का फ्लिपकार्ट पे है 1445 रुपये का। नेक्स्ट कीजिएगा। रॉयल जेली। जो रॉयल जेली होती है तो इसको अगर हम अनप्रोसेस रॉ टाइप से ही बेचें 4000 से 5000 रुपये केजी इसका है। और अगर इसे हमें प्रोसेस कर लें, प्रोसेस करने के बाद इसकी जो गोलियां बनती है या कुछ और जो भी चीज़ें बनती हैं, छोटी छोटी कैप्सूल्स बनती हैं, तो वो अगर बना के या प्रोसेस करके हम इसको मार्केटिंग करें तो इसका प्राइस 1 लाख से 1,50,000 से 1,80,000 तक प्रोसेस रॉयल जेली का प्राइस है किलो का। अब एक जो फार्मर है ये प्रोडक्शन एक कॉलोनी से आधा किलो रॉयल जेली प्रोडक्शन कर सकता है साल भर में। अब उसमें हनी फ्लो के टाइम में कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि रॉयल जेली प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो साल भर रॉयल जेली का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब आपके पास फ्लोरा अच्छा है और एकदम ज़्यादा आपके पास जैसे सरसों लगा हुआ है बहुत सारा, तो उस टाइम आप कुछ कुछ फ्रेम लगा के रॉयल जेली प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सीजन के टाइम में होता है, सीजन के बाद रॉयल जेली का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आधा किलो के हिसाब से 10 बॉक्स से अगर हमने रॉयल जेली का प्रोडक्शन लिया तो ये 5 किलो के आसपास हो गया, 5 किलो हो गया। 10 कॉलोनी से 5 किलो गुने 4000 ही रेट मांगना हमने, तो 20,000 इससे हमको मिल गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कैप्सूल्स इसमें जो रॉयल जेली भरा हुआ है, इसका जो प्राइस है 10,893 रुपये है। ये भी शायद अमेजोन या नहीं, अमेजोन का ही है। इसका कितने ग्राम का है? 57 ग्राम्स का है, केवल 57 ग्राम का है और इसका प्राइस है 10,000 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि अगर रॉयल जेली पे हम काम करें तो किस टाइप से हम वर्क कर सकते हैं। अभी मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ कि रॉयल जेली पे हम काम करें तो 20,000 भी कमा सकते हैं। अब आता थी बी वैक्स, तो 2 से 3 किलो एक कॉलोनी से हम साल भर में वैक्स निकाल सकते हैं। 1,000 लगभग उसका प्राइस रहता है बी वैक्स का। गुणित हमने 2 कर लिया तो 2,000 हो गया 10 कॉलोनी से, क्योंकि हमने प्राइस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो 20,000 के आसपास हमने वैक्स का भी प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है 400 ग्राम की समथिंग का प्राइस में अमेजोन में बिकता है। नेक्स्ट कीजिए। अब ये ऑल टोटल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले रॉ हनी की बात किया तो 1,25,000 रुपये आपने प्रोडक्शन किया 10 बॉक्स से, और उन्हीं बॉक्स से पॉलन जब प्रोडक्शन किया आपने तो 75,000 रुपये का पॉलन प्रोडक्शन किया। पर पॉलिश प्रोडक्शन किया 28,000 का, रॉयल जेली प्रोडक्शन किया 20,000 का, बी वैक्स 20,000 का प्रोडक्शन किया। टोटल हो गया 2,68,000 रुपये का आपने 10 बॉक्स से साल भर में प्रोडक्शन निकाला। अगर आपको लगता है अभी भी कि ये सर आपने सबके रेट डबल डबल बताए थे, तो आप सबके रेट आधे आधे कर दीजिए। हनी का आप कर दीजिए 500 रुपये किलो था तो 250 रुपये किलो ही बिका। पॉलन का रेट और आधा कर दीजिए। सबका अगर आधा आधा भी कर देंगे आप तो भी 1,30,000 से ऊपर होता। और अगर 10 बॉक्स से साल भर में 1,30,000 रुपये मिल रहे हैं, उतना आपकी 1 एकड़ जमीन की कोई भी फसल नहीं देती है पूरी मेहनत करने। आज के टाइम में अगर एवरेज यील्ड की बात करें फार्मर की, तो मुश्किल से 20,000 30,000 रुपये निकालता है बंदा, और उसमें भी खर्चा काट के नहीं, उसमें भी खर्चा पूरा इंक्लूडेड है। तो साल भर में 30,000 रुपये अगर आप 1 एकड़ जमीन के पीछे लग के कर रहे हैं, तो हम केवल अपने बॉक्स पे करके 10 बॉक्स को मैनेज करके उससे अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बी वैनम का दिया हुआ है, तो जो बी वैनम होता है इसको हम निकालते हैं। इस टाइप की मशीन आती है, तो हम बॉक्स के पास में ये मशीन को रख देते हैं चार्ज करके। तो उसमें जो कांच रखा हुआ है, ये कांच वो जो तार दिख रहा है उसके नीचे लगता है,
अब इसको हम बॉक्स के सामने रखते तो बीज इस पे आके बैठती, तो बीज को हल्का सा झटका लगता है करंट का, जिस कारण वो वहां पे इसको लगता खतरा है और उसको डंक मारती है। तो नीचे लगी कांच पे इसका वेनम इकट्ठा होते जाता है, और इकट्ठा होने के बाद फिर उसको हमें ये जो प्लास्टिक का येलो दिख रहा है उसमें सामने एक रेजर की ब्लेड लगी रहती है, उससे हमको उसको निकाल के स्टोर कर लेते हैं। तो जो बी वैनम है इसका जो प्राइस है ग्राम से रहता है 10,000 रुपए ग्राम। एक कॉलोनी 50 ग्राम तक साल भर में बी वैनम निकाल सकती है। लोकल अगर रेट की बात करें हम, अगर नॉर्मल रेट तो 10,000 से 15,000 रुपए ग्राम यहाँ पे मार्केट में रहता है। अब आपको जिस टाइप का बायर मिल गया, क्योंकि उनको लगती है क्वांटिटी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी आप 10-20 फार्मर मिलके अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी, तो शायद वो 15 रुपए फी का रेट दे सके। तो नेक्स्ट कीजिएगा एक बार और नेक्स्ट कीजिएगा एक बार और। बस। तो ग्राम के हिसाब से 10,000 रुपए ग्राम है, तो 1 kg के लिए 10,000 गुणित 1,000 करेंगे तो 1 करोड़ रुपए kg प्राइस है बी वैनम का। तो 1 करोड़ रुपए अगर 1 kg भी आपने प्रोडक्शन कर लिया, पर ये क्या है, मैंने इसको स्लाइड से बाहर इसलिए रखा है क्योंकि बी वैनम के लिए हमें बहुत सारे बॉक्स की आवश्यकता होती है। मतलब 2 या 4 बॉक्स से या 20 बॉक्स से ये प्रोडक्शन नहीं होगा। हमको जब हम बड़े लेवल पे चले जाएंगे, हमारा एक क्लस्टर डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लो बैतूल जिले में हूँ मैं, बैतूल जिले में अगर 50 फार्मर हो गए जिनके पास 200 बॉक्स है या 100 बॉक्स है, तो 50 गुणित मैंने 100 ही करा तो कितने फार्मर हो गए। तो उनका फिर हम सब लोग मिल के कलेक्ट करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम उसको जमा करके और उसको कुछ सेल आउट करेंगे, तब हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वीन है। क्वीन रैनिंग का भी इस टाइप से काम कर सकते हैं। मैंने इसको भी स्लाइड से बाहर रखा क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे हम ये नहीं कर सकते। तो क्वीन रैनिंग के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग ऑनलाइन भी रहती है। हम लोग भविष्य में उस पर भी काम करेंगे। इस टाइप के यंत्र वगैरह, बॉक्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। ये हमारे बीज पर इंडिया का कुछ पॉम्पलेट्स है जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बायबैक करके हमारी ब्रांडिंग में हम आगे बेचते हैं। नेक्स्ट। तो ये था हमारा बीज वर्ल्ड इंडिया का एक छोटा सा मधुमक्खी पालन पे प्रेजेंटेशन। अब आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत छोटे समय में आपने एक बहुत विस्तृत जानकारी दी फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है, पूरा कॉलोनाइजेशन, लाइफ साइकिल, और फिर जो कमर्शियल वे में आपने किया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपना सेशन बलराम संदेश का क्वेश्चन आंसर के लिए खोल रहा हूं। तो जो किसान पूछना चाहते हैं कृपया कर हैंड रेज करें और फिर हम चैट बॉक्स पे जाएंगे। जो भी किसान अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया कर हैंड रेज करिए। सुशील पाटीदार जी हैं मंदसौर से, आप अनम्यूट करिए सुशील भाई। सुशील भाई आप अगर अनम्यूट कर पा रहे हो तो। सुशील पाटीदार जी। हाँ जी, अब अनम्यूट कर। हाँ जी, पूछिए 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 सुशील भाई, आ रही आवाज। नमस्ते सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। सुशील जी, जी बताइए। 2-3 छोटे छोटे प्रश्न थे जी। एक तो मधुमक्खी पालन के लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग हमको कहाँ से मिल सकती है? ठीक है जी। दूसरा प्रश्न ये था कि मधुमक्खी का मैंने एक बॉक्स खरीदा था, तो उसमें चिपकली की बहुत समस्या रहती है, गिरगिट की, जो मक्खियों को खा जाती है। गेट के बाहर दांत लगा के बैठी रहती है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें? ठीक है। और बरसात के दिनों में फीडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम किस प्रकार के पेड़ लगाएं कि उनका थोड़ा पोलन वगैरह उनको मिलता रहे? ठीक है, मैं तीनों को वन बाय वन तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला आपका था ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं।
तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप मुरैना कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग प्रोग्राम हम वहाँ पे ले सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आप हमारे बीज वर्ल्ड इंडिया के थ्रू भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम साल भर चलते रहते हैं, 5 दिन के, 8 दिन के, जैसे जैसे। पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए 1 दिन का होता है, उसके बाद अगर आपको फाइनल लेवल पे जाना है तो फिर 5 दिन का रहता है कि आप स्टार्ट कर सके बी कीपिंग। और उससे और ज़्यादा के लेवल पे जाना तो 15 डेज का रहता है, जिसमें हम क्वीन रेयरिंग, आपको रॉयल जेली प्रोडक्शन, इस पे आपको खुद को प्रैक्टिकल हैंड पे काम करवाते हैं। और तीसरी चीज आपकी ये थी कि भाई गिरगिट वगैरह की जो समस्या आ जाती है, तो इसके लिए हम लोग क्योंकि जहाँ पे बॉक्स रखते हैं तो थोड़ी सी हाइट हम बॉक्स की बढ़ा देते हैं, और जब बॉक्स में एक गिरगिट ना हो तो सॉरी एक बॉक्स पे रखेंगे तो तब ज़्यादा परेशान करते हैं गिरगिट वगैरह। जब हमारे पास बॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे हम 20 बॉक्स या 10 बॉक्स पे काम करते हैं, तो गिरगिट वगैरह उतने परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हमारी जो बीज है ना डेली मरती है कुछ ना कुछ, तो वो उनको बॉक्स के आसपास में मिलते रहती हैं, तो उसको वो ईट करके यूज कर लेते हैं। या फिर थोड़ी सी और भी दवाइयाँ भी आती हैं, उन दवाइयों को भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे चूहे और गिरगिट, चूहे भी क्या करते हैं उसमें बॉक्स में होल बना के अंदर घुस जाते हैं और वहां पे देने लग जाते हैं जंगली चूहे, तो वो दवा का भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। स्वप्निल पांडे जी, आपका सवाल है, प्लीज अपना जी सवाल। सर। सर नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम स्वप्निल कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश में मऊ जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मैं भी एक किसान हूँ। और सर मैं मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जो है हम किसान भाई, सबसे पहले चूंकि आपने अभी बताया, जानकारी दी, हम देखते हैं कि ये पानी की टंकियों पे, पेड़ों की छतों पे, पेड़ों की टहनियों पे भी बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खियां लग सकती हैं। हम्म, और उसमें, और जो किसान भाई, जो हम किसान भाई कॉमर्शियल तरीके से बॉक्सेस में करते हैं, तो सर इन दोनों में जो है हमें शहद का क्या, उनके शहद का टेस्ट का या फिर शहद का प्रोडक्शन का क्या वेरिएशन रहता है, क्या हमें डिफरेंस है? और कौन सी जो है मधुमक्खी का हम पालन अगर करते हैं जिसमें हम बहुतायत मात्रा में या फिर इस शहद का जो है उत्पादन हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पे हमें जानकारी दें सर। चलो ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको, जो आपने दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है कि भैया जो छतों पे लग जाती है या सॉरी कहीं पे भी आपको लगी रहती है मक्खियाँ, तो उस पर कैसे काम करें। तो मैं आपको जनरल बताऊंगा कि हमारे देश में जो मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ हमारे देश में अभी पाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली है एपिस सेराना इंडिका, दूसरी है एपिस मेलिफेरा, तीसरी है ट्राइगोना, चौथी है डॉर्सेटा, एपिस डॉर्सेटा, और पांचवी है एपिस फ्लोरिया। तो ये 5 प्रकार की मधुमक्खियां हमारे देश में अभी पाई जाती हैं, जिसमें से 2 मधुमक्खियों पे मधुमक्खी पालन किया जाता है, एक तो एपिस मेलिफेरा और दूसरा एपिस सेराना इंडिका। ये 2 पे व्यापक तौर पे काम किया जाता है। तो एपिस सेराना इंडिका होती है देसी मधुमक्खी, और एपिस मेलिफेरा है ये विदेशी मक्खी है। तो इन दोनों पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एपिस सेराना आपने सुने भी होंगे, 7 कुड़िया जिसे कहते हैं, हमारी लोकल 7 कुड़िया सतेरी बोलते हैं। तो ये 2 मक्खियों पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। 7 कुड़िया में जो शहद प्रोडक्शन होता है ये लगभग 15 से 20 किलो साल का होता है, मतलब 10 से 15 किलो लगभग साल का होता है। और एपिस मेलिफेरा है, इसमें आपको 25 किलो तक लगभग शहद मिल सकता है। अब बात करते हैं शहद के टेस्ट की। आप बोल रहे थे कि शहद के टेस्ट का किस बीज के हिसाब से क्या रहता है। तो एपिस सेराना, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा, ये जो 4 मक्खियां है ट्राइगोना को छोड़ के, इन चारों मधुमक्खियों का जो शहद होता है लगभग एक दूसरे से टेस्ट में समकक्ष होता है। अब बीज अगर वाइल्ड एरिया में है तो वो चारों का शहद वाइल्ड थोड़ा सा कड़वाहट लिया होगा, डार्क कलर का होगा। यही बीज अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सनफ्लावर या सरसों की खेती हो रही है, तो वहां पे थोड़े अलग टाइप का शहद का टेस्ट होगा। तो इनके चारों के शहद पे काम कर सकते हैं हम लोग। वाइल्ड बी पे भी ट्रेनिंग देते हैं, ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग होती है जो 7 दिन की होती है।
तो जैसे आप बोल रहे थे टंकियों पे बड़े बड़े छत्ते लग जाते हैं वो, या छोटी छोटी टहनियों पे लग जाते हैं, तो इनकी रेयरिंग, क्योंकि ये पालतू तो है नहीं, पर इनसे हम हनी कैसे निकाल के कैसे वर्क कर सकते हैं कि ये वो बीज भी ना मरे और हमें हनी भी मिल जाए, तो वो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे आंसर हो गया सर। जी जी जी। प्रशांत राव भिंगे जी हैं महाराष्ट्र से। उनका सवाल है कि उनके पास मुख्य फसल में सोयाबीन, उड़द, मूंग, चना, गेहूं और अरहर ये फसलें रहती हैं, तो क्या वो मधुमक्खी पालन फरवरी से जुलाई तक के मध्य में कोई फसल नहीं रहते हुए भी कर सकते हैं? फरवरी से जुलाई तक कोई फसल विंटर्स नहीं पीरियड रहती, टाइम आ हाँ रहा है हाँ इनका। हाँ, हाँ तब भी कर सकते हैं। उस टाइम इन्हें फीडिंग कराना पड़ेगा। अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें दो चीज होती है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे बी कीपिंग करना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो केवल इंटरेस्ट के कारण कि हाँ हमारा मनोरंजन हो जाएगा और बी कीपिंग भी कर लेंगे, शहद हमें मिल जाएगा घर का, इस टाइप से कुछ एक दो बॉक्स लेके करते हैं। कुछ लोग बड़े स्तर पे करते हैं, जैसे 20 बॉक्स 50 बॉक्स दो से स्टार्ट करके फिर 200-300 बॉक्स पे चले जाते हैं। जब हम बड़े लेवल पे मधुमक्खी पालन करते हैं तो हम एक जगह पे बॉक्स रख के प्रोडक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें साल भर में 2 या 3 प्रकार के फूल हमें मिलेंगे हमारे एक सीजन में एक जगह पे। पर अगर हम उन बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो हमारे पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का बॉक्स 50 बॉक्स का खर्चा 30,000 से ऊपर नहीं आता है। अब उदाहरण के लिए मैं बैतूल में रहने वाला हूँ, बैतूल से मैंने लेके गया शिवपुरी, तो शिवपुरी में मुझे लगा लगभग 20,000 रुपए का खर्चा। पर वहां से जो शहद प्रोडक्शन हुआ मेरे 50 बॉक्स का, तो उससे मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। तो मेरा 20,000 काट के भी मेरे को 80,000 रुपए मिल गए। उसके बाद वहां पे मैंने 1 महीने रखने के बाद फिर मैं वहां से लेके जाऊं मुरैना ले जाऊं, या फिर मैं वहां लेके जाऊं अपना धौलपुर के आसपास राजस्थान बॉर्डर में, वहां ले जाके वहां पे सरसों का बेल्ट है वहां पे रखूं। वहां से वहां पे ले जाने का मेरे को 5-10 हजार रुपये खर्चा हुआ, पर वहां से भी मैंने प्रोडक्शन निकाल लिया। ऐसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्लोरा, अलग अलग पॉलन जब बीज को मिलता है तो बीज भी हेल्दी रहती है, और हमको प्रोडक्शन भी, जो मैं बता रहा था आपको 25 से 50 किलो तक, तो हम 50 किलो तक की कैटेगरी में, 40 से 50 किलो की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो छोटे लेवल पे, इनिशियल लेवल पे 1-2 बॉक्स से तो आप आपके यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर लगता है आपको कि 10 बॉक्स तक भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, पर आपको जब डच पीरियड, मतलब आप जो फरवरी से जुलाई तक बोल रहे हैं, उस टाइम उन्हें फीडिंग कराना पड़ेगा। तो फीडिंग, बहुत सारे फीडर मार्केट में भी फीड अवेलेबल है, या फिर आप शुगर सिरप, पॉलन और कुछ प्रकार के आटा रहते हैं, उनको मिला के फीड तैयार करके बीज को खिला सकते हैं उस टाइम। आप में से जिनको भी अपना कोई भी सवाल हो आज की परिचर्चा के बारे में, आप अपना परिचय दें और माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। परीक्षित जी प्रश्न पूछिए। परीक्षित जी हैंड रेज करे हुए हैं। हाँ हाँ, प्रवीण जी नमस्कार। परिचय देते हुए पूछिए। नमस्कार हाँ, मैं परीक्षित दुबे बोल रहा था। जी। मुझको सर 2 क्वेश्चन थे मेरे थोड़ा सा। जी। एक ये था कि अपना इसका हनी बी का जो प्रोडक्शन होता है, एक तो राउंड द ईयर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स वाली फसलें होना जरूरी है जी। तो इसका राउंड द ईयर सर प्रोडक्शन कितना आ जाता है? अगर मान लीजिए कि फसलें राउंड द ईयर मिल जाती हैं जिसमें फ्लावर्स होता है, मतलब जिनमें पॉलन्स एक्सेस मात्रा में होते हैं, तो कुछ थोड़ा अगर सर कुछ क्रॉप्स आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की क्रॉप्स रहें तो मैक्सिमम हनी बी प्रोडक्शन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर छोटा सा यूनिट शुरू कराना हो सर किसी को, जैसे मान लीजिए कि 10 बॉक्स से या 20 बॉक्स से, तो उसका सर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आ जाएगा? और नंबर 3 सर, जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पर आजकल अपना केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत जोर शोर से होता है, तो कौन से कुछ केमिकल्स हैं जिनका स्प्रे अगर हम लोग बाउंडेशन करा सकें, जहां पर मान लीजिए हनी बी प्रोडक्शन ले रहे हैं, इससे क्या है कि हनी बीज का मोर्टेलिटी रेट कम हो सके। तो सर ये चीजें सर थोड़ा बताएंगे तो सर वो हम लोग को थोड़ा बेटर रहेगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि आपको किस किस टाइप की फसलें लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी कीपिंग इज माइग्रेटरी बिजनेस।
मतलब अगर बी कीपिंग करना है तो आपको माइग्रेट करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने यहाँ पे फसल लगा के मधुमक्खी से शहद प्रोडक्शन कर लूँ, तो दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ, 1-2 बॉक्स पे आप कर सकते हैं, 3 बॉक्स पे कर सकते हैं, पर अगर आप 25 बॉक्स, 50 बॉक्स, 100 बॉक्स रखोगे, आप जब 10 से ऊपर, तो आपको एक बॉक्स के लगभग, एक बॉक्स के लिए आपको 1.5 एकड़ से 2 एकड़ जमीन लगेगी फ्लोरा का। तो अगर आपने लगभग 10 बॉक्स लगा लिए, तो 10 एकड़ पे आपको उस फूल का, उस फ्लावर का कल्टीवेशन करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो 100 बॉक्स है आपके पास, तो 100 एकड़ पे आपको उस टाइप के फ्लावर का कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो जो आपका कॉस्टिंग है, यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको 100 एकड़ पे अगर फ्लावर का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो 1 एकड़ के लिए कम से कम आपको 50,000 रुपए चाहिए। तो 5 लाख, सॉरी 50,000 1 एकड़ पे चाहिए, तो आप 50 लाख तो आपको 100 एकड़ पे लग ही गया। तो 50 लाख खर्च करने की जगह मैं उन बॉक्स को ऐसी जगह माइग्रेट कर दूं जहां पे आप जिस टाइप का फ्लोरा चाह रहे हैं वो फ्लोरा अवेलेबल हो, है ना। तो मैं अब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसी का दूसरा पार्ट बताता हूँ। आपने बोला था कौन सी फसल, तो आप ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे वो फ्लोरा अवेलेबल हो। जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो अभी नरसिंहपुर में सर रहता हूँ, हाँ, नरसिंहपुर यहाँ वाड़ा मध्य प्रदेश में। नरसिंहपुर, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे भोपाल के आसपास ही हैं आप, समझ लें। मैं भी हम्म। मध्य प्रदेश का ही बैतूल का रहने वाला हूँ। तो हमारा जो एक थोड़ा सर्कल है, हमारे बॉक्स अभी जैसे शिवपुरी में थे, शिवपुरी में अजवाइन लगा हुआ था, टोटल अजवाइन था। अजवाइन के बाद, अजवाइन के पहले हमारे बॉक्स थे धार में, वहाँ पे धनिया पे। धार के बाद ओके। फिर शिवपुरी आए, जिसमें हमने अजवाइन पे काम किया। अजवाइन के बाद फिर हमारे अभी सरसों पे गए हैं, सरसों पे हम काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे यूकेलिप्टस पे जाएंगे, ओके सर। यूकेलिप्टस पे काम करेंगे। उसके बाद हमारे लीची पे जाएंगे, लीची पे काम करने के बाद फिर हम पूरे ऊपर चले जाएंगे कश्मीर तरफ, तो एप्पल वगैरह पे हम काम करेंगे। तो ऐसे हम अराउंड द ईयर, जिस टाइम जैसा सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे बॉक्स को माइग्रेट करते हुए फ्लोरा का यूज करते हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, ये था कि आपका जो बॉक्स वगैरह का प्राइसिंग क्या हो सकती है। तो एक बॉक्स जो एपिस मेलिफेरा का होता है, अगर विदाउट आप सुपर लेंगे तो वो लगभग 3,000 से 4,000 रुपए का रहता है। और अगर आप सुपर के साथ में लेते हैं तो 5,000 5,500 के लगभग वो बॉक्स आपको पड़ता है भोपाल या इंदौर लोकेशन पे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलग रहता है। तो अगर आप 5 बॉक्स ले रहे हैं तो 5 गुणित 5, 25,000, सॉरी 25,000 रुपए के आसपास आपको, लगभग मैं 5,000 मान रहा हूँ, तो आप कैलकुलेशन कर लेना, 25,000 के लगभग आपको उसका प्राइसिंग पड़ जाएगी। और बॉक्स को लेके उनको स्टैंड वगैरह का यूज करते हुए सबसे पहले आप ट्रेनिंग करें। आप मुरैना कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर हमारे जो बीज वर्ल्ड इंडिया में ट्रेनिंग होती है बैतूल में ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी रिसर्च सेंटर जो पुणे में है, उनके भी बी कीपिंग पे ट्रेनर है मध्य प्रदेश के लिए। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मधुमक्खी के होते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो हम लोग करवाते हैं। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब होते हैं तब आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सकते हैं। पर बिना ट्रेनिंग करे अगर आप बॉक्स परचेज करते हैं तो डेफिनेटली वो मोर्टिलिटी बॉक्स मर ही जाएगा। इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन था कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉरी पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये कौन कौन से और किस टाइप के हमको यूज नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो जितने भी मच्छर और मक्खियों के लिए होते हैं पेस्टिसाइड्स, उनका किसी का भी यूज हमें नहीं करना है, पहला। दूसरा, हमारे जो बॉक्स रखे हुए हमें फील्ड के अंदर नहीं रखना है। हमारे अच्छा सर। बॉक्स ऐसी जगह रखना है, लगभग उससे 100 मीटर दूर रख लें हम, ऐसा जो हमारी पड़ित जगह हो वहां पे हम रख लें, वहां पे पानी की व्यवस्था हम कर दें। और हमेशा आप देखेंगे तो जब मधुमक्खी जाती है तो वही जाती है जहाँ पे फूल होता है। और हमारे देश का फार्मर, जहां तक मैं जानता हूँ, तो इतना सचेत हो गया, उसे पता है कि अगर फूल के टाइम में दवाई डालूंगा तो फूल गिर जाएगा। तो फार्मर फूल के समय में फसलों में दवाई बहुत कम या ना के बराबर डालते हैं। और मधुमक्खियां वही जाएगी जहां फूल होगा।
बस आप मधुमक्खी के बॉक्स के आसपास या बॉक्स वाली फील्ड में इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज ज़्यादातर ना करें, और अगर आपको यूज करना भी है तो आप टाइम देख के करें। जैसे मधुमक्खियाँ हर कॉलोनी का एक अलग बिहेवियर होता है। कुछ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा काम करती है, 9-10 बजे, 11 बजे। कुछ लोग, कुछ ऐसी होती है दोपहर में बहुत अच्छा काम करती है, कुछ इवनिंग में बहुत अच्छा काम करती है। तो आप देख लें लगभग 4 से 5 बजे के आसपास बीज काम करना बंद कर देगी। तो उस टाइम के बाद आप यूज करें, या फिर आप उसका भी जो जिस दिन यूज कर रहे हैं उस दिन अपने हाइव के बॉक्स का वो लगा दें सामने से गेट, और उसके बाद उस फील्ड के आसपास आप यूज कर लें। तो इस टाइप की आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। दिग्विजय सिंह विश्नोई जी हैंड रेस किए हुए हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी, अपना जी नमस्कार। परिचय देते हो नमस्कार पूछिए दिग्विजय जी। जी। मैं दिग्विजय सिंह बिश्नोई, गंगानगर जिले राजस्थान से। जी। मैं हाइब्रिड गोभी, सरसों और मूली का प्रोग्राम लगाता हूँ जिसमें नर मादा होती है। हम्म। तो मक्खी को फसल की तरफ एक्टिव करने के लिए क्या किस चीज का छिड़काव करें या क्या डालें जो मक्खी सबसे ज्यादा फसल के अंदर आए? देखिए सर, सबसे पहली चीज तो हमें इस टाइप के किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करना है बी कीपिंग पे, क्योंकि मैं राजस्थान जा चुका हूँ, घूम के आया हूँ। राजस्थान में बहुत सारे जहाँ पे बी कीपर्स, आपकी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि आप भी बी कीपर हैं। तो हमें जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं, मैं उन केमिकल का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, पर उन केमिकल का यूज़ ना करें पहली चीज़ तो, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो हनी है, हनी में भी एडल्टेशन होगा, और जब आपके हनी में वो मिलावट हो जाएगी तो आप आपका ब्रांड बना के एकदम अच्छे से बेच नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसको तो मैं बिल्कुल भी आपको इस चीज़ में बोलूँगा नहीं कि आप उनको किसी प्रकार का केमिकल दें। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि जैसे आप शुगर का सिरप देते हैं उनको फीडिंग करने के लिए, तो उसको ना देते हुए उसकी जगह आप जो केक बनता है पोलन का, उसके बाद आपको प्रोटीन की जगह अब सोयाबीन की दाल होती है, चने की दाल होती है, ऐसी 4-5 चीज़ का और हनी का, इनका एक रेशियो में केक बनता है, वो केक बना के उन्हें फीड कराएं। तो बीज हेल्दी रहेगी, और जब बीज हेल्दी रहेगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी। नहीं सर जी, मैं ना फार्मर हूँ, जी। और मैं जो फसल लगाता हूँ जैसे गोभी है उसके अंदर मेल फीमेल होता है। हाँ, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, पॉलिनेशन की परागण। बात है। हाँ जी, अगर परागण। अगर आपको परागण कर पे काम करना है तो आप हाँ जी। एपिस मेलिफेरा पर जाए ना। आप परागण के लिए डायरेक्टली ट्राइगोना मक्खी होती है जिसे पोथी कहते हैं, वो उसके 1-2 बॉक्स खरीद लें। 1 एकड़ के लिए वो 2 बॉक्स पर्याप्त है। और सबसे अच्छी पॉलिनेशन करने के लिए ट्राइगोना को ही पाला जाता है। तो 2 या 4 बॉक्स रख लें 1 एकड़ के हिसाब से, और वो क्यों ऐसी मक्खी है, वो आपकी जिंदगी में कभी वो बॉक्स से बाहर भागेगी ही नहीं। शैलेंद्र मिश्रा जी हैं, हैंड रेस क्यों हैं, आप माइक को अनम्यूट करिए। शैलेंद्र मिश्रा जी पूछिए, परिचय देते हुए। सर नमस्कार, मैं शैलेंद्र मिश्रा एमपी रीवा से बोल रहा था। मिश्रा जी नमस्कार। सर मैं एक जानकारी चाह रहा था इसके मधुमक्खी पालन के लिए कि अपन तुअर की और ये सरसों की खेती करते हैं सर, ठीक है, हाँ। और हो गया गेहूं की अपन रहती है, तो इसके लिए और कौन से फ्लावर की जरूरत पड़ती है सर? बीज के लिए, देखिए बीज के लिए सबसे मेन फ्लावर है सूरजमुखी, सरसों, इसके बाद आपका एक और आता है राम तिल। राम तिल के बाद आपका, वैसे तो सभी फ्लावर पे काम करेगी, पर हनी प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ये 2-3 फ्लावर है सबसे अच्छे इस पे काम करती है। उसके मल्टीवेरिएट। अलावा, हाँ, उसके अलावा आपका ये होता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के बाद आपका जो फसल की बात करें तो हम तिल होता है, तिल्ली होता है, तिल्ली पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। सोयाबीन पे भी काम कर लेती है। पलास अगर आपके एरिया में तो पलास पे बहुत अच्छे से काम करती है। करंज पे बहुत अच्छे से काम करती है। महुआ पलाश तो होता है, नहीं है सर। हाँ महुआ होता है, महुआ पे बहुत अच्छे से काम करती है। महुआ के हाँ। अलावा आपका ये अर्जुन वगैरह पे हैं। नहीं, मैं और इनके रीवा के हिसाब से बता रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो रीवा के हिसाब से ये जो क्रॉप्स है इन पे बहुत अच्छे से काम कर सकती है। सर ये तो बॉक्स से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है, जैसे जो क्रॉप्स है इनसे देखिए, दूरी क्या होनी चाहिए? एक आप पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी बीज आप पाल रहे हैं। अगर आप देसी मक्खी पाल रहे हैं एपिस सेराना इंडिका, तो ये 2 से 3 किलोमीटर तक जा सकती है। और अगर एपिस मेलिफेरा पाल रहे हैं तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक जा सकती है। पर जितने दूर ये जाएगी, क्योंकि उसको जाने के लिए फ्यूल तो लगेगा। आपकी बाइक अगर है, आप अगर 50 किलोमीटर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो आपको पेट्रोल तो लगेगा ना, और पास में जाओगे तो पेट्रोल कम लगेगा। वैसे ही वो हनी खाएगी उतना जितने दूर जाएगी। तो ये हम रखें कि भैया ऐसी जगह पे हो बॉक्स जहाँ से फ्लोरा कम से कम दूरी पे हो। जी जी। अपन तिल बरसात के समय पे तिल का भी ले सकते हैं, है ना? बरसात के समय में प्रोडक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि कमी बीज तो बाहर आएगी, निकलती मगर नहीं है। जो तिल तिल है, जैसे राम तिल है और तिल हाँ है, सूरजमुखी, ये तो सिर्फ बरसात के क्रॉप हाँ है ना हाँ सर? हाँ, नहीं है उसमें ना? बहुत अच्छे से काम करेगी वो। पर क्या जी होता जी। है, थोड़ी सी दिक्कत आती है उनको उस टाइम। ज्यादातर हम बरसात में ये राम तिल वगैरह के टाइम में क्या है, बॉक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बॉक्स से 2 बॉक्स करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे उस टाइम प्रोडक्शन नहीं लेते हैं। सर चैट बॉक्स से कुछ सवाल ले लेते हैं। एक राम जाशु जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं क्या आम के बाग में मधुमक्खी से कोई लाभ होता है? कुछ लोग बहुत कहते हैं कि आम में फलीकरण में मधुमक्खी उपयोगी नहीं है। वो कहते हैं उसमें नर लास्ट हो जाता है। अगर राम जाशु जी सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ उनका अगर सवाल जवाब दे पाए आप। ठीक है। नमस्कार सर जी। अच्छा, हैं आप क्या जाशु? जी हाँ। हाँ जी, जाशु पूछिए पूछिए पूछिए, बहुत अच्छा रहेगा, आप पूछिए जी। आम में सब लोग ऐसे बोलते हैं कि आम में जो नर आता है ना, नर फलीकरण में नर और मादा, वो नर लास्ट में आता है, उसका जो फ्लावरिंग का जो मोर होता है ना उसमें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि यदि मधुमक्खियाँ आम में लगाओगे तो फलीकरण का फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा। वो सूक्ष्म होती है, उसका जो पराग होता है ना थोड़ा सूक्ष्म होता है, इसलिए वो मधुमक्खी से इतनी लाभदायी नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये ठीक बात है। सही है? देखिए, सबसे पहले चीज तो फ्लावर उसका बहुत छोटा होता है, ये आपने बहुत सही बात कहे हैं। मैं अभी आपको इससे पहले वाले जो सर को जो क्वेश्चन का आंसर दिया, तो पॉलिनेशन के लिए हमें सबसे मेन बीज है पॉलिनेशन के लिए ट्राइगोना। ट्राइगोना को ही रखना है। ट्राइगोना कितना ही छोटा से छोटा फूल है, कितना ही बड़ा फूल है, सभी पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आम का बगीचा आपके पास है तो आप जहाँ तक हो सके कोथिया मोरस या फिर ट्राइगोना जो मक्खी होती है उसका यूज करें तो पॉलिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ये बात कर रहे हैं मेलिफेरा को रखेंगे या सेराना को रखेंगे, तो ये क्या है, इनका इंटरेस्ट दूसरी जगह रहता है। जो आम के बाग के आसपास जो कचरा होगा ना, जो वो होगा तो उस पे ज्यादा काम करेगी, ये फूल पे उतना जाएगी नहीं, तो पॉलिनेशन उतना करेगी ही नहीं ये उस पर सिराना थोड़ा बहुत कर लेगी, मेलिफेरा तो बहुत ही कम करेगी। जी प्रवीण जी, मेरा एक पर्सनल सवाल था जी। मैंने जो अपने 2008 के करीब में मैंने एपीकल्चर पढ़ाई की थी, तो जितना मुझे ध्यान है कि ये आपका रॉयल जेली जो होता है वो हर बच्चे को, हर लार्वे को जो है 3 दिन के लिए पिलाया जाता है, और रानी को इसलिए पिलाया जाता है ताकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा डेवलप होते रहे। तो जब रानी चली जाती है और उस जगह में रानी नहीं रहती है, तो शायद किसी दूसरे वर्कर को रॉयल जेली पिला के उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोबारा डेवलप करा दिए जाते हैं ताकि वो अंडे देती रहे और पत्ते की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो शहद और रॉयल जेली, मतलब शहद निकालने का ढंग सबको करीब करीब आता है, रॉयल जेली कैसे निकाली जाती है या इसको पहचान क्या है स्पेशल शहद से अलग? पहले तो मैं आपके जो आपने पहले चीज बताई कि भी अगर रानी मर जाए या खत्म हो जाए, उसके बाद वो वर्कर को रॉयल जेली खिलाने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जो सबसे मजबूत वर्कर होता है उसको वो रॉयल जेली देने लग जाते हैं। और वर्कर का सेल होता है, एग होता है, तो उसको वो देने लग जाते हैं। वो होता है मतलब एकदम यंगर लार्वा होता है, या फिर डायरेक्टली रानी को, एक बड़े वर्कर को खिलाने लग जाते हैं, डेड वर्कर को।
तो ये बड़ा तो हो जाता है, पर इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उतना डेवलप नहीं हो पाता कि ये मेटिंग कर पाए। तो उससे वो एग देने लग जाता है, पर एग से केवल ड्रोन नर मक्खी ही निकलती और दूसरी मक्खियाँ कोई बनती नहीं। तो धीरे-धीरे एक समय आने के बाद वो कॉलोनी का लॉस हो जाता है, अगर उसमें हम क्वीन बनाए ना तो। और दूसरी चीज़, आप शहद की जो बात कर रहे थे, हनी की, सॉरी, रॉयल जेली की कैसे निकाला जाए। तो रॉयल जेली के लिए जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम 2 से 3 फ्रेम होती है क्वीन वाली, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाई थी, क्वीन प्रोडक्शन वाली, उस टाइप की सेल हम लगा देते हैं। और वो सेल लगाने के बाद में सॉरी, वो फ्रेम लगा देते हैं 2 से 3, और उन फ्रेम में जब वो हम छोटे-छोटे कप आते हैं क्वीन कप, वो लगा के रख देते हैं, तो रानी उसमें एग दे देती है। रानी एग देती है, उसके बाद उसमें वो फीड करने लग जाती है वर्कर्स उनको रॉयल जेली। तो जब रॉयल जेली उसको डायरेक्टली फीड करते रहती है, जब तक अनकैप है बॉक्स, तो अनकैप होने के बाद में जब कैप होने वाला है, उसके पहले हम उस सेल को निकाल लेते हैं, और उसमें जो रॉयल जेली होता है वो निकाल के लार्वा को अलग करके स्टोर कर लेते हैं रॉयल जेली। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा प्रश्न शुभम जी का, धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक विकास गुप्ता जी का प्रश्न लेना चाहूंगा चैट बॉक्स में कि गुआवा के बगीचे में, ऑर्चर्ड में क्या बी कीपिंग पॉसिबल है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पॉसिबल है गुआवा में, और पॉलिनेशन का रेट भी बहुत अच्छा रहता है गुआवा में। पर उसमें मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अगर सबसे अच्छा पॉलिनेशन करना चाहे तो सबसे पहले आप एपिस सॉरी आप ट्राइगोना, मतलब जिसे कोचिया मोरस कहते हैं, वो उसको रखें। उसके बाद अगर रखना है तो एपिस सेराना इंडिका रखें, और थर्ड नंबर पे आप लेके आए मेलिफेरा को, क्योंकि मेलिफेरा जब तक ग्राउंड लेवल पे उसको फ्लोरा मिलेगा ना, तब तक वो ऊपर जाने का इंटरेस्ट ही नहीं लेगी। तो उसको ग्राउंड लेवल पे अगर मिल रहा है फ्लोरा, तो ऊपर जाने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी सेराना और जो ट्राइगोना है, ये तो ऊपर से नीचे तक हर जगह पे जाके प्रोडक्ट पॉलिनेशन के लिए काम आती है। अब चल रहे हैं, हम वेबिनार के आखिरी फेज पर हैं। आपने बहुत लंबा टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने सवाल हम संतुष्ट कर पाए, सभी के प्रश्न उत्तर भी हमने लिए हैं और बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत अच्छे प्रश्न थे, एक नया विषय, एक नई जानकारी के साथ आपने अपना समय दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब अमित मिश्रा जी अयोध्या से जो हमारे साथ हैं, हमारी एडमिन टीम से अगर हों तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, अमित मिश्रा जी को, कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें प्रवीण सर का। अमित मिश्रा जी। सभी को प्रणाम। रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन बंदन। आपने एक बिल्कुल ही नई तरह की मधुमक्खी पालन के बहुत से ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिससे कि आम किसान परिचित नहीं होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके आज जिस तरह से इस विषय को प्रस्तुत किया है, उससे हमारे किसान बंधुओं के बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा, जिससे कि भविष्य में वो मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। आपने अपना इतना मूल्यवान समय निकाला, उसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। इसके साथ साथ इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी किसान बंधुओं, हमारी एडमिन टीम के आदरणीय सदस्य, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज के दिन का समय किसानों के उत्थान हेतु समय दिया, सहयोग दिया। विशेषकर प्यासी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आदरणीय शुभम सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ही मार्गदर्शन में और अथक प्रयास से आज हम लोगों ने सफलतापूर्वक 24वां वेबिनार संपन्न किया, और आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया। इसी के साथ अब मैं इस वेबिनार के अंतिम पड़ाव को विराम देने हेतु आदरणीय शुभम सर जी को अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय बलराम, और गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।